अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, वेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। तो वेक्टर्स पढ़ रहे थे हम। मैंने आपको दो लॉ बताए थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैंने उनके रिजल्ट बता दिए थे आप लोगों को। मैंने आपको ये बता दिया था भाई आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट आ गया था, ठीक। अब एक दो क्वेश्चन करवाता हूं इसके ऊपर मैं ना, एक दो तो करवा दिए थे मैंने, कुछ और क्वेश्चन लेऊंगा मैं जो काम के हैं। अच्छा, मैंने रिजल्टेंट का एक आपको एंगल भी निकालना सिखाया था। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारे पास आया था। देखो बेटे, ये बीटा था, जैसे मैंने यूं बनाया था भाई, मैं पिछला रिवाइज करवा रहा हूं एक बार, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। ये आर था मेरा, ये एंगल थीटा था, इसको हमने बीटा बोला था पैरेललोग्राम लॉ से। कुछ बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ आगे अब डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसमें एक चीज देखो आप, जैसे ये रिजल्ट आया, ये टेंजेंट बीटा निकालना है, इसमें ना एक जर्नल क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने वैसे बता चुका हूं आपको बात में। मैंने आपको ये बताया था लास्ट टाइम कि अगर ए और बी इक्वल हो तो बीटा जो हो थीटा बाई 2 होता है। ए और बी इक्वल हो तो बीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 होती है, ये बताया था हमने आपको। लेकिन वो तो मैंने एग्जांपल देके बताया था ना कि 60 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, 120 पर है, तो बीच में रिजल्टेंट आ जाएगा अगर ए और बी बराबर हैं। तो अगर बराबर नहीं हो तो बड़े वेक्टर के नजदीक रिजल्टेंट आ जाएगा। ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था। लेकिन क्या होता है, एक जर्नल केस पूछ ले, जर्नल केस भाई, जैसे क्लास के पेपर की बात करूं मैं, तो वहां कई बार यूं पूछ सकता कि प्रूव करके दिखाओ कि ए और बी इक्वल है तो बीटा थीटा बाई 2 होगा। मतलब वो बोलेगा प्रूव करके दिखाओ कि अगर ए और बी इक्वल हैं तो बीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 के बराबर होगी। ये प्रूव करना आ सकता है। तो मैं वो छोटा सा एक 2 लाइन का एग्जांपल प्रूफ है वो बता देता हूं आपको। मैं एग्जांपल ये दे रहा हूं कि अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। मैं ना इसमें एंगल थीटा 60, 120 या 90 को एग्जांपल नहीं ले रहा, जनरल ले रहा हूं कि इफ ए एंड बी इक्वल हैं तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड थीटा। बी और बीटा और थीटा में रिलेशन बताओ, बीटा और थीटा में रिलेशन। तो इस एग्जांपल का मैं को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो टेंजेंट बीटा ए साइन थीटा ओवर ए प्लस ए कॉस थीटा, ए प्लस ए कॉस थीटा। तो यहां से टेंजेंट बीटा ए से तो ए कट जाएगा, ऊपर नीचे से ए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में तो आ रहा होगा, मेरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना भी, कहीं पकड़ ही ना पाए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये था कि भाई ए और बी इक्वल हो तो बीटा और थीटा में रिलेशन बताओ, बीटा और थीटा में रिलेशन बताओ इफ ए एंड बी आर इक्वल। तो वो बात हम करना करें। तो बेटा मैंने ए और ए से तो ए काट दिया, बी की जगह ए लिख लिया। अब बताओ साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं। साइन थीटा को मेरे ख्याल से मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 मैं लिख सकता हूं साइन थीटा को। ट्रिग्नोमेट्री में बताया था मैंने, ये ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा को इसको लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। याद करो ये सब चीजें मैंने ट्रिग्नोमेट्री में दोनों बताई थी फार्मूले। अगर ध्यान नहीं है तो मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूले बताए थे कि भी साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का रो यूज कर दूं, इसकी जगह ये लिख लूं, इसकी जगह ये लिख लूं, तो 2 से तो 2 गया, एक कोस की पावर गई, एक कोस की पावर गई, तो यहां से क्या आया टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू साइन, ऊपर आया साइन थीटा बाई 2, नीचे आया कॉस थीटा बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता था टेंजेंट बीटा, यहां लिख दूं मैं टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2। इसका मतलब बीटा किसके बराबर हुआ, थीटा बाई 2 के बराबर। ये रिलेशन आ गया कि बीटा थीटा बाई 2 के बराबर होगा। हाँ लिख, बच्चे कह रहे हैं हाँ जी लिख रखा था, बताया था आपने। तो यहां से आप बीटा को प्रूव कर सकते हैं कि थीटा बाई 2 होगा, बीटा को प्रूव कर सकते हैं कि थीटा बाई 2 होगा। यहां से ये जर्नल केस ले लिया, वैसे तो एज अ क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था,
लेकिन क्लास के पेपर में कई बार ये प्रूव करने के लिए पूछ लेते हैं कि प्रूव करो इफ ए एंड बी आर इक्वल देन बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव वही कर पाएगा जिसको वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि बेसिक मैथमेटिक्स जो मैंने करवाया है वो इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं यूज होगा। तो साइन का यूज, साइन को कन्वर्ट कर लिया, कोस को कन्वर्ट कर लिया और अपने पास रिलेशन आ गया। इसी तरीके से एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। देखो जो चीज पूछी जा सकती है वो देख लो। एक आएगा इससे रिलेटेड, जर्नल केस बना रहा हूं मैं आपका, जर्नल केस ए और बी इक्वल वाला ही। ए और बी इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट केस होता ही है, कई जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए और बी इक्वल हो तो जैसे मैं ले रहा हूं भाई ए और बी इक्वल है मान लो, तो ये पूछेगा ए और बी इक्वल है तो आर बताओ। ए और बी इक्वल है तो आर बताओ। ए और बी इक्वल का मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो बेटा देखो, देखते हैं क्या आता है। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, और आर इज इक्वल टू अंडर रूट यहां गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, और आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। अब दोबारा तुम बताओ मुझे 1 प्लस कॉस थीटा की क्या लिखूं बताओ। ये तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, इसकी से क्या लिख सकता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बिल्कुल सही 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इसकी जगह लिख सकता था। अब ये देखो फिर, देखो ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये काम आता। कई जगह डायरेक्ट लगा देते हैं हम क्वेश्चन में ना, कई जगह अगर मैं रिजल्ट ध्यान रह जाए तो कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं फिर अपने। इसमें देखो 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, कोस का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर होगा, कोस का स्क्वायर है, तीनों का स्क्वायर बोल दूं। अरे 2 इंटू 2 दो बार है, साथ में अंडरूट भी है, साथ में अंडरूट भी है, तो क्या आर ये बना 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। तो ये जर्नल केस बन गया आपके पास। ये फार्मूला अगर जैसे मैंने कल 3 एग्जांपल दिए थे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, जब ए और बी इक्वल थे, वो सारे रिजल्ट आप इससे भी निकाल सकते हो। देखो मैंने पहले एक्सप्लेन कर, मेरा काम है समझाना चीजों को, पहले मैंने पूरी तरह समझाया आपको कि भाई हाँ ये एग्जांपल इससे आंसर आएगा। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप चाहें तो एक डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हो, लेकिन देखो मैं फिजिक्स में वैसे कहता हूं फार्मूले कम याद करने चाहिए, चीजों को समझना ज्यादा चाहिए। तो इसलिए पहले मैंने सारे को एग्जांपल दिए थे 60, 90, 120, और वहां प्रूव कराए थे, रिजल्टेंट निकलवाए थे। एक रूट 3a आया, एक रूट 2a आया, एक a आया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वही क्वेश्चन आप कम टाइम में डायरेक्ट करना चाहते हो तो इस फार्मूले को अगर आपको याद रख सकते हो तो इसमें भर के भी वही आंसर आपके डायरेक्ट भी आ जाते हैं। तो ये फार्मूला आपके क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए है कि ए और बी इक्वल हो, लेकिन कंडीशन है ए और बी इक्वल हो तो लगेगा भाई, उसमें केवल थीटा भरो और आर निकालो। ए और बी इक्वल हो तो थीटा भरो और आर निकालो। जैसे मैं पहले वाला एक एग्जांपल ले लेता हूं, पहले जो आपने किए हुए हैं उनमें से एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखो अगर मैं थीटा ले लेता हूं 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, ए और बी इक्वल हैं, कंडीशन ये है ही, तो देखना आर क्या आएगा 2a cos 60 बाई 2, 2a cos 60 बाई 2, 2a cos 60 बाई 2 का मतलब r इज इक्वल टू 2a cos 30। cos 30 क्या होता है रूट 3 बाई 2, 2 से 2 गया तो r क्या आया, जो पहले आपने निकाला था वही आंसर आया, जो आपने पहले मैंने करवाया था वही आंसर इससे आ गया। लेकिन ये बात है भाई इसमें ए और बी इक्वल हो तो आप इस सोल्व करके ये फार्मूला बता सकते हो। तो ए कोई भी हो, ए का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए भाई। कई बार जैसे कुछ भी ए की वैल्यू दे देगा, ए और बी ये दोनों बराबर हैं जी, रिजल्टेंट बताओ, तो वैल्यू भर दो भाई। मैंने तो ए लिखा है, कहीं वैल्यू 10, कहीं वैल्यू 20, कहीं वैल्यू 50, बिल्कुल सही आपने जो आंसर दे रखे हैं। तो ये इस तरीके से एक फार्मूला बन जाता है अपने पास, ए और बी इक्वल हो, थीटा कुछ भी दे रहे हो, थीटा भरो और आर निकालो, थीटा कुछ भी दे दो, उससे आपका आर रिजल्टेंट निकल जाएगा। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। अब ये तो बात हुई ए और बी इक्वल की बात है भाई, स्पेशल केसेस है ये कई जगह यूज होते हैं। मैं इसको ना रिलेट कर लेता हूं फोर्स के साथ, इसको फोर्स के साथ रिलेट कर लेता हूं, फोर्स के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जैसे मतलब एग्जांपल ले लेता हूं एक मैं, मान लो एक बॉडी है ओ पॉइंट पर, एक बॉडी ओ पॉइंट पर है, ओरिजिन बोल देता हूं, ये है मान लो एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस।
मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं इस कंसेप्ट को याद करवाने के लिए। ओरिजिन पर एक बॉडी है, मान लो हमने इसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगाया अलोंग एक्स एक्सिस, 100 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लगाया, 100 न्यूटन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस लगाया, एक्सिस के अलोंग 100 लगाया, वाई एक्सिस के अलोंग 100 लगाया। आपसे पूछेंगे इसका रिजल्टेंट बताओ और उसकी डायरेक्शन बताओ। रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन, रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन। एक बच्चा पूछ रहा है कि भाई ये इसके बराबर कैसे आया। बेटा ये फार्मूला है, मैंने मैथमेटिकल टूल्स में लिखवाया था, मैथमेटिकल टूल्स में मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, मैं दोबारा बता देता हूं। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है बेटा। एक बच्चे ने पूछा था पिछले में वो 1 प्लस कॉस थीटा उसके बराबर कैसे आया। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले याद करने बेटे आपको, मैथमेटिकल टूल्स में बताए थे मैंने। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसने पूछा भाई एक फोर्स 100 न्यूटन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक 100 न्यूटन वाई एक्सिस के लॉन्ग, रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताओ। रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखो भाई, तो रिजल्टेंट आएगा यहां कहीं पैरेललोग्राम ला से। रिजल्टेंट को मैं बोल रहा हूं एफ आर, रिजल्टेंट फोर्स। मेरे ख्याल से रिजल्टेंट फोर्स आप सभी बता देंगे 100√2 न्यूटन, 100√2। अच्छा दोनों वेक्टर बराबर हैं तो 45 डिग्री का एंगल ये बनेगा, 45 डिग्री का एंगल ये बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेंगे। हाँ हाँ। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या हमेशा ए और बी इक्वल होंगे। अरे नहीं भाई, ए और बी इक्वल लेट किए हैं अपन। जो आप डिस्कशन कर रहे हो ना वो एक स्पेशल केस है जो बार बार पूछा जाता है, उसका एग्जांपल है यो। इफ ए एंड बी आर इक्वल, इफ ए एंड बी आर इक्वल, उस हिसाब से हम ये एग्जांपल लेके प्रूव कर रहे हैं बेटे। ए और बी हमेशा इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकते हैं ए और बी, ए और बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमने तो एग्जांपल लिया इफ ए एंड बी आर इक्वल, तो हमें रिजल्टेंट निकालना, तो कैसे निकालना, प्रांशु को बता रहा था मैं, प्रांशु को। तो चलो ये तो ए और बी इक्वल के केसेस थे भाई, इसमें आर वगैरह आपसे पूछा। एक वे देखो मैंने आपको ये बताया था कि 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस के कैप। एक उसका एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने आपको कहा था रिजल्टेंट को आप लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, रिजल्टेंट को लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैं यूनिट वेक्टर को एक बार याद दिलवा दूं आपको थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में। मैंने कहा था भाई इधर यूनिट वेक्टर होता आई कैप, इधर यूनिट वेक्टर होता जे कैप, इधर यूनिट वेक्टर होता के कैप। ये 3 यूनिट वेक्टर मैंने बताए थे एक बार, अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस के कैप। 3 ये यूनिट वेक्टर थे अपने। अब देखो कई बार क्या होता है, ये जो ए और बी है ना, ए और बी हमें आई कैप जे कैप के टर्म्स में दिए होते हैं, और फिर आपको कहेगा इनका रिजल्टेंट निकालना है। आई कैप जे कैप की फॉर्म में ए और बी दिए होंगे और आपको बोलेगा भी इनका रिजल्टेंट निकालना है। मैं एक आसान 2-3 एग्जांपल लेता हूं, आसान। देखो जैसे मान लो ए वेक्टर दे दिया 3 आई कैप। अब पहले तो ये तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आप समझ गए हो गई ए 3 आई कैप लिखने का मतलब क्या हुआ। मेरे ख्याल से तो ए 3 आई कैप लिखने का मतलब ये होगा कि ए की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ए की डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इसके साथ आई कैप आया है। मान लो बी दे दिया 6 आई कैप, 6 आई कैप। मैं आसान एग्जांपल ले रहा हूं फिर आगे बढ़ूंगा। आई कैप लिखा है तो इसका मतलब ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है पहले एग्जांपल में। तो ये कहता है इनका रिजल्टेंट निकालो, इनका रिजल्टेंट निकालो। तो आप इसमें भर दोगे ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू भर दोगे तो आर क्या आया, आर आया 3 आई कैप प्लस 6 आई कैप, 3 आई कैप प्लस 6 आई कैप, तो आर आ गया 9 आई कैप। आर की वैल्यू 9 आई कैप आ गई। अब आपसे पूछ सकता है ये तो आर आपने 9 आई कैप लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो ये होता है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज 9, जो भी इसकी वैल्यू होगी 9 यूनिट बोल देता हूं मैं इसको। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं रिजल्टेंट निकालने के लिए कई बार ए और बी आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दी हो तो कैसे निकालें। मैंने एक एग्जांपल लिया अभी छोटा सा कि दोनों में मैंने आई कैप ले लिया, ए और बी में दोनों में आई कैप हो कोई जरूरी नहीं है। बस मैं एक बार समझते जाना, 2-3 एग्जांपल से सारी चीज क्लियर होंगी आपको।
ये मैंने ए और बी इस फॉर्म में लिए थे, आपसे आर निकालने के लिए बोला था मैंने, इस आर बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें वैल्यू बड़ी, आंसर आया। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसमें मैंने दोनों आई कैप ले लिए थे। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो एडिशन जो है ना, वेक्टर एडिशन, ये बार बार यूज होनी है। वेक्टर एडिशन ना बार बार यूज होनी है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना है। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सबट्रैक्शन, मैंने शुरू में बताया था कि वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये वीक रहेगा तो फिजिक्स वीक हो जाती है अपनी। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर, तीन टॉपिक हमारे वीक नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन पर जितना टाइम लगा इसको लगाओ। छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें सीखेंगे हम धीरे धीरे करके, तो इनको हमने स्ट्रॉन्ग करना अपना। जैसे ए वेक्टर दे दिया इसने, मान लो ए वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस 5j कैप, अब की बार 2 दे दिए, 2i कैप प्लस 5j कैप। बी वेक्टर दे दिया 6i कैप प्लस 2j कैप। जैसे ए और बी दो वेक्टर दे दिए, आई कैप भी है जे कैप भी है, ये कह रहा है जी इनको ऐड करो भाई, इनको ऐड करो, इनका रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इनको ऐड कैसे करना है, पहले तो मैं एक बार वैल्यू लिखता हूं, चलो 2i प्लस 5j, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू क्या है 6i प्लस 2j, ये वैल्यू आई। देखो 2i 6i, तो इसमें आई वाला तो आई वाले में ऐड होगा, ये पॉइंट नोट करो, आई वाला आई वाले में ऐड होगा, जे वाला जे वाले में ऐड होगा, ये पॉइंट ध्यान देने वाला। जैसे आई और जे कैप दोनों थे ना इसमें, तो आई वाला आई वाले में ऐड करो, जे वाला जे वाले में ऐड करो। तो आर क्या है यहां से 2 और 6 8i कैप, 5 और 2 7j कैप, ये आर आएगा। ये पॉइंट याद करने वाला क्या है, ध्यान देने वाला क्या है कि आई कैप आई वाले में, जे कैप जे कैप वाले में ऐड होगा, आई वाला आई वाले में, जे वाला जे वाले में, तो ये आर आया। तो इसी रिजल्टेंट आपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, आई कैप और जे कैप की फॉर्म में। हाँ बिल्कुल सही, बच्चों ने आंसर लिख रखा है, बच्चों ने आंसर लिख रखा है। अच्छा वो तो चलो पॉइंट आगे का है वैसे तो, लेकिन मैं को बताना चाह रहा था कुछ, लेकिन वो आगे आएगा, मैं बता दूं। देखो डेरिवेशन तो उसकी आगे आएगी इसी चैप्टर में 2-3 दिन के बाद। मैं एक पॉइंट वैसे बता देता हूं आपको, याद कर लेना अभी के लिए, कोई पूछ ले बाई चांस, वरना 2-3 दिन के बाद तो समझ में भी आ जाएगा। अभी तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। जैसे ये आर आया 8i प्लस 7j, आर आया 8i प्लस 7j। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ना वो 2-3 दिन के बाद डेरिवेशन है, अभी जस्ट बता रहा हूं पॉइंट में, क्योंकि कोई चीज आ गई सामने तो बता देता हूं। चलो तो जैसे ना ये तो 8i प्लस 7j आया, किसी ने पूछा इसका मैग्नीट्यूड बताओ आर का, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यू पूछ ले, तो मैग्नीट्यूड बताना हो ना आर का, तो वो इससे निकलेगा अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। आई का जो मल्टीपल उसका स्क्वायर कर लो, प्लस जे का मल्टीपल उसका स्क्वायर कर लो, ये आएगा। तो आगे कोई बच्चा सोचे भाई ये कहां से लिख दिया आपने जी, कहीं से नहीं लिखा, आगे डेरिवेशन है 2 या 3 दिन के बाद आ जाएगी, 2 या 3 दिन के बाद। अभी तो मैं जस्ट कोई पूछ ले बाई चांस कि आर आया जी, आर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसलिए लिख रहा हूं बस कि अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो आई का जो मल्टीपल उसका स्क्वायर कर लो, जे का जो मल्टीपल उसका स्क्वायर कर लो, प्रॉपर साइन के साथ, प्रॉपर साइन लेके, तो इससे आप इसका आर का मैग्नीट्यूड बता सकते थे। कोई बच्चा सोचे नहीं समझ में आया तो बेटा 2-3 दिन के बाद डेरिवेशन से समझ में आ जाएगा, अभी तो कोई क्वेश्चन निकालना हो तो इससे निकल जाएगा। ठीक है, आया कहां से, वो डेरिवेशन है इसकी, कोई ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं आप लोगों को। चलो तो इसमें मैंने अभी 2 ही लिए, आई और जे, के भी ले लेता हूं, एक एग्जांपल में के भी ले लेता हूं, एक एग्जांपल के ले लेता हूं। देखो जैसे एक वेक्टर है ए 6i माइनस 2j प्लस 5k, मैं के भी ले लेता हूं। बच्चों को दिमाग में रह सकता है के क्यों नहीं लिया जी आपने, हाँ तो के ले लेता हूं। ऐसे बी ले लेता हूं, एक वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 9k, ये ले लिया मैंने। अब कोई कहता है भी इसका रिजल्टेंट निकालो जी, फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट। तो r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ऐड करने का वही तरीका, कोई चक्कर ही नहीं बच्चे, कुछ भी हो, आई वाला आई वाले में, जे वाला जे वाले में, के वाला के में, आई वाला आई वाले में, जे वाला जे में, के वाला के में, विद साइन। तो 6 और 2 8i, माइनस 2 प्लस 5 3j, 5 और 9 14k, ये आंसर आ गया, ये आर आ गया, ये आर की वैल्यू आ गई। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो ना आर का, कोई पूछे भी आर का मैग्नीट्यूड बताओ जी, निकाल दो मैग्नीट्यूड, क्या दिक्कत है इसमें। अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा।
तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे रिजल्टेंट निकालने के। मैं कह रहा हूं वेक्टर में रिजल्टेंट निकालना सबसे मेन काम होता है भाई। हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। अभी मैं 2 के एग्जांपल ले रहा हूं, 2 से आगे भी आएंगे, 2 से 3 के भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सारे करवाऊंगे आप, चिंता ना करियो। डेरिवेशन भूल जाते हैं। एक डेरिवेशन तो क्या है, एक छोटा सा लॉ है, छोटा सा लॉ है, वो कोई नई बात भी नहीं है, ट्रायंगल लॉ की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ट्रायंगल लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म है। वो कई बार ना क्वेश्चन ज्यादा करवाते हैं, लास्ट में वो लॉ ही भूल जाते हैं, बताना नहीं भूल जाते, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है नहीं उसकी। आप लिख दो पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ लिखो आप एक बार, क्योंकि ताकि मैं एक बार थ्योरी कंप्लीट कर दूं इसकी, तो थ्योरी कंप्लीट होने के बाद फिर क्वेश्चंस तो कितने करवाते रहो, फिर क्वेश्चन तो बहुत सारे करवा सकते हैं आप। तो अब एक पॉलीगन लॉ लिखो भाई दिमाग में, नहीं तो रहेगा भाई, ये बताया नहीं मैंने आपको। तो पॉलीगन लॉ लिखो एक बार, क्या है पॉलीगन लॉ। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 2 वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं बार बार, कि ए और बी 2 वेक्टर ले लिए, रिजल्टेंट निकालो। उसका कारण यह है कि हमने अभी तक ट्रायंगल लॉ पढ़ा या पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा। ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ हो, उसे क्या करते हो आप, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ से आप बेसिकली 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हो। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास वेक्टर 2 से ज्यादा हो, तो 2 से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, वेक्टर 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है। थ्योरेटिकल ही हो, इसमें कोई अलग से फार्मूला नहीं आएगा। ये जो मैं पॉलीगन लॉ बता रहा हूं ना, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट, मतलब स्टेटमेंट है इसकी केवल, इससे कोई नया फार्मूला रिजल्टेंट निकालने का नहीं आएगा। लेकिन क्लास में या जर्नल कहीं कंपटीशन में भी इसकी स्टेटमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, केवल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो कोई नया फार्मूला नहीं देगा यो, लेकिन ये हमें 2 से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका बताएगा, कि भाई 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, 5 वेक्टर हो, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो वो स्टेटमेंट है इसकी, फिर इसका मैं यूज एक्सप्लेन करूंगा अभी इसका मैं। तो पहले तो इसकी मैं मीनिंग बताता हूं इसको। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास 3 वेक्टर है, एक ए, एक बी, कोई सी, कुछ कोई भी दे सकते हैं। ये मत सोचना ऐसा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि थ्योरी में तो सबसे आसान एग्जांपल लेके चीजें समझाई जाती, तो ये मत सोचना कि ऐसे ही क्यों बनाया मैंने, ऐसा कोई चक्कर नहीं, कोई और भी हो सकता था। तो क्वेश्चन ये है कि भी 3 वेक्टर है ए बी सी। अब 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने 3 का एग्जांपल लिया जस्ट। ये कहता है इन 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, इन 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालना है भाई, ट्रायंगल लॉ हो या पॉलीगन लॉ हो, तो 2 वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए है, पॉलीगन लॉ या ट्रायंगल लॉ 2 वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए। अब हमें निकालना 3 का रिजल्टेंट। तो बेटा 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका है, उसके लिए मेथड हमारे पास पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या कहता है, देखो पॉलीगन लॉ की स्टेटमेंट क्या है। पॉलीगन लॉ ये कहता है कि आपके पास कितने भी वेक्टर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी वेक्टर हो, पॉलीगन लॉ कहता है कि आप उन सब वेक्टर्स को एक ओपन पॉलीगन की डिफरेंट साइड्स के द्वारा सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दो। जितने भी वेक्टर आपके पास है ना, उनको एक ओपन पॉलीगन की डिफरेंट साइड्स के द्वारा सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दो। ओपन का मतलब जिसकी एक साइड कंप्लीट ना हो, एक साइड इनकंप्लीट हो, उसको कहते हैं ओपन पॉलीगन। जैसे मैंने ये बना रखा है ये, तो पॉलीगन ना कहता है कि जितने भी वेक्टर को सेम ऑर्डर में दिखा दो आप। अब दोबारा सुन लो, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं, पॉलीगन लॉ को, पॉलीगन लॉ को दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो सुनो, देखो मैंने कहा भी पॉलीगन लॉ किसके लिए है। देखो अगर 2 वेक्टर उनका रिजल्टेंट निकालना हो, तो ट्रायंगल लॉ हमारे पास है और पैरेललोग्राम लॉ है 2 वेक्टर का रिजल्टेंट के लिए। लेकिन अगर 2 वेक्टर से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, उनका रिजल्टेंट निकालना हो, तो फिर हम पॉलीगन लॉ की बात करते हैं। पॉलीगन लॉ कहता है जितने भी वेक्टर आपके पास है उनको सेम ऑर्डर में दिखा लो, जितने भी वेक्टर आपके पास उनको सेम ऑर्डर में दिखा लो, चाहे 3 हो चाहे 10 हो, सेम ऑर्डर में एक ओपन पॉलीगन की अलग अलग साइड्स के द्वारा दिखाओ। तो उसी पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड है, उसी पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड है, वो उन वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। इन सब का रिजल्टेंट आर होगा, इन सब का रिजल्टेंट आर है। ये पॉलीगन लॉ का मीनिंग है। स्टेटमेंट लिख लो इसकी, क्योंकि क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट पर ही आता, कोई नया फार्मूला ये देता नहीं, स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन आता है। तो लिखो स्टेटमेंट, लिखो इसकी स्टेटमेंट, पॉलीगन लॉ की स्टेटमेंट लिखो आप एक बार, क्योंकि इसकी कोई नया फार्मूला नहीं आना, मीनिंग बताना चाहिए थ्योरेटिकल बस। आप लिखिए अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ,
different vectors acting at a point at the same time, different vectors acting at a point at the same time are represented by sides of the open polygon in same order. दोबारा सुनो, according to Polygon law, different vectors acting at a point at the same time are represented by sides of the open polygon in same order, are represented by sides of the open polygon in same order, then their resultant will be represented by, then their resultant will be represented by closing side of the same polygon, then their resultant will be represented by closing sides of the same polygon but in opposite order, but in opposite order. ये अपोजिट ऑर्डर है, देखो आपको पता है अपोजिट ऑर्डर का मीनिंग, ये अपोजिट ऑर्डर है। तो क्या बोल गया मैं, दोबारा सुन लो। अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ, डिफरेंट वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड बाय sides of the open polygon in same order, then their resultant will be represented by closing side of the same polygon but in opposite order. ये इसकी स्टेटमेंट का मतलब है। रिपीट कर दिया बेटे मैंने, दोबारा बता दिया है, ये रिपीट कर दिया, सुन दिया होगा आप लोगों ने। तो ये आपके पास इसका मीनिंग है। अब इसको एक्सप्लेन करना है, दोबारा सुन लो भाई, दोबारा सुन लो। अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ, डिफरेंट वेक्टर्स acting at a point at the same time are represented by sides of the open polygon in same order, then their resultant will be represented by closing sides of the polygon but in opposite order, closing side of the polygon but in opposite order। ये इसका मतलब था। चलो अब इसको एक्सप्लेन करना है। देखो क्लास के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने कहा ना ये कोई नया लॉ नहीं है, बट थ्योरी है, थ्योरी भी हमें साथ साथ लेके चलनी होती है। ये हमें कोई नया फार्मूला नहीं देगा, बट इसको क्वेश्चन क्लास के पेपर में क्या आएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉलीगन लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉलीगन लॉ। तो ये स्टेटमेंट है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो भाई, अब मेरा काम क्या है, मुझे क्या एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करने का मतलब मेरे को ये है कि मुझे ये प्रूव करना है कि आर जो है इन सब का रिजल्टेंट है। मुझे ये प्रूव करना है कि आर इन सब का रिजल्टेंट है, वो उसको मतलब हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन का मतलब ये है। तो उसके लिए मैं ट्रायंगल लॉ का ही यूज करूंगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ट्रायंगल लॉ का ही यूज करूंगा। अरे बता दो, 3 बार बता दी बेटा, दोबारा सुन लेना एक बार और, मैं लास्ट में फिर बता दूंगा, पहले सुन लो, डेफिनेशन भी बता दूंगा, चिंता ना करो। एक बार ये सुन लो, फिर मैं दोबारा एक बार लास्ट में रिपीट कर दूंगा इसको एक्सप्लेन करके। अब मैं इसको आर को एक्सप्लेन करूंगा, आर को एक्सप्लेन करूंगा कि भी एबीसी का रिजल्टेंट है, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ एबीसी, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए देखो, उसके लिए मैं यूज करूंगा आपका ट्रायंगल लॉ का यूज करूंगा। तो आप उसके लिए एक वेक्टर बनाओ, ओ से क्यू एक वेक्टर बनाओ, ओ से क्यू। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप वेक्टर बनाओ ओ से क्यू, ठीक। तो ओ क्यू मैंने एक वेक्टर बनाया। अब ट्रायंगल ले लो आप, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ से क्यू मैंने एक वेक्टर बनाया, अब ट्रायंगल ओ पी क्यू ले ली। अब देखो इसमें, आप इस ट्रायंगल में देखो, एक वेक्टर है ओ से पी, एक वेक्टर ओ से पी, एक वेक्टर पी से क्यू, एक वेक्टर ओ से पी, एक पी से क्यू, सेम ऑर्डर में है, दीज आर इन सेम ऑर्डर। ओ क्यू अपोजिट ऑर्डर में, ओ क्यू अपोजिट ऑर्डर में। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ओपी और पी क्यू अगर सेम ऑर्डर में है और ओ क्यू अपोजिट ऑर्डर में, तो ओ क्यू इनका रिजल्टेंट होना चाहिए। ट्रायंगल लॉ अगर आपको ध्यान है तो ओ क्यू इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, ये और ये सेम ऑर्डर में, ये इसका रिजल्टेंट होगा क्योंकि ये अपोजिट ऑर्डर में, ट्रायंगल ओपी क्यू की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ मैं लिख सकता था ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। तो ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फर्स्ट इक्वेशन। ओ क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी मैं लिख सकता हूं यहां से, मेरे ख्याल से ट्रायंगल लॉ, मैंने कहा ना पॉलीगन लॉ आपको कोई नया फार्मूला नहीं देता, ट्रायंगल लॉ के बेस पे इसको एक्सप्लेन करना होता खुद को भी। तो ट्रायंगल लॉ मैंने इस ट्रायंगल में लगाया और ओ क्यू ए और बी का रिजल्टेंट बता दिया, ठीक है जी, ये बना दिया मैंने। अब आप ट्रायंगल देखो, आप ट्रायंगल देखो, उसके बाद आप ट्रायंगल ले लो ओ क्यू एस। ध्यान से देखना, ये थ्योरेटिकल बातें होती है, थोड़ा ध्यान से समझनी होती हैं। आप ट्रायंगल ले लो ओ क्यू एस, एक बार देखो ओ क्यू एस, ये बन रही है ओ क्यू एस। इसमें देखो ओ क्यू और क्यू एस सेम ऑर्डर में है, ओ क्यू
और क्यू एस सेम ऑर्डर में है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से सबको। एक ओ क्यू वेक्टर है, क्यू एस वेक्टर सेम ऑर्डर में है, ओ एस वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है। तो ओ क्यू क्यू एस सेम ऑर्डर में और ओ एस अपोजिट ऑर्डर में है। तो एक वेक्टर हो गया ओ से क्यू, एक हो गया क्यू से एस, और ओ एस हो गया अपोजिट ऑर्डर में। अरे क्लियर क्या है? तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में ओ क्यू और क्यू एस का रिजल्टेंट होगा ओ एस। तो इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता था ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। ओ एस वेक्टर ओ क्यू और क्यू एस का रिजल्टेंट हो गया। अब ये देखो ओ एस ओ क्यू किसके बराबर है? ओ क्यू है ए प्लस बी के बराबर, तो ए प्लस बी लिख दो, यहां ए प्लस बी लिख दो। क्यू एस किसके बराबर है? देखो ये क्यू एस ये सी के बराबर है, तो इसकी जगह सी लिख दो। तो इसका मतलब ओ एस इन तीनों का रिजल्टेंट हो गया, ओ एस इन तीनों का रिजल्टेंट। तो ओ एस का नाम क्या है? आर। इसका मतलब आर क्या हो गया? आर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये आर हो गया। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हाँ बिल्कुल सही, बच्चे कह रहे हैं हाँ जी समझ में आ गया, तो पहले लिख देते हैं। तो ये हो गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आर इनका रिजल्टेंट है, यही है पॉलीगॉन लॉ की एक्सप्लेनेशन। आपको ये कहेगा बस स्टैंडर्ड एक्सप्लेन, तो आपको प्रूव करना कि आर ए बी सी का रिजल्टेंट है। तो दो बार ट्रायंगल लॉ लगा दो, एक बार इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ लगा दो, इस पोर्शन में इसमें ट्रायंगल लॉ लगा दो, एक बार ऊपर वाले में लगा दो, और उससे प्रूव हो जाएगा कि आर इन तीनों का रिजल्टेंट है। तो क्लास के पेपर में इस तरीके से एक्सप्लेन करना आ सकता है। जर्नल आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टेप वाइज उठाना ना बच्चों को, एकदम से सारी चीज नहीं बता सकते हम। हाँ रिजल्टेंट बनाने का तरीका तो ये बेटा पारित, रिजल्टेंट तो अपोजिट ऑर्डर में ही आएगा पॉलीगॉन लॉ में। तो हाँ हाँ रचित यही बात सही, तो वही तो कह रहा हूं मैं, इसने ट्रायंगल लॉ का ही काम किया और कुछ नहीं किया। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। पॉलीगॉन लॉ कोई, तभी मैंने शुरू में बोल दिया था कि कोई नया फार्मूला हमें नहीं देगा। पॉलीगॉन लॉ हमें कोई नया फार्मूला नहीं देता है। पॉलीगॉन लॉ केवल हमें ये बताता है कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। इसने क्या किया? देखो हमने क्या किया इसमें, इसको मीनिंग समझ लो। पहले हमने क्या करा? ए और बी का रिजल्टेंट निकाला। ए और बी का रिजल्टेंट क्यों हुआ? ओ क्यों आया? पॉलीगॉन लॉ ने बताया क्या हमें? पहले दो का रिजल्टेंट निकालो ओ क्यू, उस ओ क्यू में तीसरा वेक्टर ऐड करा अपन, ओ क्यू में तीसरा वेक्टर क्यू एस ऐड करा, तो टोटल आ गया। तो पॉलीगॉन लॉ केवल यही बताता हमें कि दो से ज्यादा वेक्टर हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, कोई नया फार्मूला नहीं देता। ये ट्रायंगल लॉ की एक्सटेंशन है किस्म से, और कुछ नहीं, बात नहीं। स्टेटमेंट अलग है, क्वेश्चन कई बार थ्योरेटिकल आता है, तो थ्योरी में पता होनी चाहिए कि भाई मैं पॉलीगॉन लॉ ना बताऊं तो भी क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कहीं पूछ ले तो फिर फंस जाएंगे। इसलिए ये लॉ बताना पड़ता है हमारे को, तो इससे कोई नई चीज नहीं आई। हाँ तो ये चीजें हैं भाई। तो ये चीजें आपको सीखनी है कि मतलब थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए ना, कंसेप्ट तो थ्योरी से ही ज्यादा क्लियर होते हैं बेटा। तो पॉलीगॉन लॉ का मीनिंग बताया मैंने, इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक स्टेटमेंट लिखो, आप एक स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो। जैसे मैंने आर लिखा था बेटे, आर ए प्लस बी तो आर क्या मैं बी प्लस ए लिख सकता हूं? ये पूछेगा अपना था। अगर आर ए प्लस बी लिखा तो क्या आर बी प्लस ए होगा? बिल्कुल होगा। ये दोनों चीजों का मतलब एक ही है, ए प्लस बी और बी प्लस ए। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, देखो ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ लिखो आप, कम्यूटेटिव लॉ। अब देखो कम्यूटेटिव लॉ से रिलेटेड क्या चीज हमसे पूछेगा, ये भी एक थ्योरेटिकल बात भी है, लेकिन इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं कम्यूटेटिव लॉ पर। आपको ये बोलेगा प्रूव करो कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि प्रूव करो कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो भाई हमें प्रूव करना कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होंगे। यह हमें प्रूव करना कि ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होते हैं। यह प्रूव करके दिखाना हमने। यहां मैंने लिख रखा ना ये होते हैं इक्वल, लेकिन आपको बोलेगा प्रूव करके दिखाओ जी इक्वल हैं। उसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है।
तो कॉम्पिटिटिव लॉ वेक्टर एडिशन उसको फॉलो करेगी नहीं करेगी प्रूव करके आपको दिखाना है। उसके लिए क्या करना है देखो भाई, उसके लिए हमें आपका पैरेललोग्राम लॉ आना चाहिए, केवल पैरेललोग्राम लॉ। वो देख लो पैरेललोग्राम लॉ क्या था। पहले पैरेललोग्राम लॉ हमें आना चाहिए, उसके बेस पर हम ये प्रूव कर देंगे। मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, ओ पी क्यू एस, ओ पी क्यू एस। दो वेक्टर बनाता हूं मैं, एक वेक्टर बनाता हूं ओ से पी, एक वेक्टर बनाता हूं ओ से एस। दो वेक्टर बना लिए। मुझे प्रूव करना है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होंगे, बस ये प्रूव करना है। इसी को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो बेटा मैंने एक वेक्टर ए बनाया, वेक्टर बी बनाया। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि ओ क्यू इनका रिजल्टेंट है, ओ क्यू इनका रिजल्टेंट है, ओ क्यू इज द रिजल्टेंट। अब बताओ मुझे, अगर ये ओ एस बी वेक्टर है, ओ एस बी वेक्टर है, तो इसका मतलब पी से क्यू भी बी वेक्टर होगा, दिस इज आल्सो बी वेक्टर। अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी होगा, क्योंकि इक्वल एंड पैरेलल है, क्योंकि इक्वल एंड पैरेलल है। तो अगर आप इसको बी बोल रहे हैं तो इसको भी बी वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल एंड पैरेलल है। ठीक कर रहा हूं मेरे ख्याल से बात में। अब मैं ट्रायंगल लेता हूं ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू। इसमें देखो एक वेक्टर ओ से पी, एक पी से क्यू सेम ऑर्डर में, ओपी और पी क्यू सेम ऑर्डर में, और ओ क्यू अपोजिट ऑर्डर में, ओ क्यू अपोजिट ऑर्डर में। इसका मतलब वी कैन राइट ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। तो मैं लिख सकता था ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मेरे ख्याल से क्लियर है, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रायंगल लॉ ही लगाया मैंने नीचे वाले ट्रायंगल में, ठीक है बात। अब ये बताओ, ये है ओपी और ये है एस क्यू, ये ओपी और ये एस क्यू। तो अगर मैं एक वेक्टर एस से क्यू बना दूं, एस से क्यू, एस से क्यू वेक्टर बना दूं, तो ये ओपी और ये एस क्यू, ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ऊपर वाला भी, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल हैं, ये और ये इक्वल एंड पैरेलल है। अगर ये ए वेक्टर तो ऊपर वाला भी ए वेक्टर होगा। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं बताई मैंने, आसान सी चीज है। तो अब मैं लेता हूं ट्रायंगल ओ एस क्यू, ट्रायंगल ओ एस क्यू। इसमें देखो ओ एस और एस क्यू सेम ऑर्डर में, ओ एस और एस क्यू सेम ऑर्डर में, बट ये ओ क्यू अपोजिट ऑर्डर में, ओ एस और एस क्यू सेम ऑर्डर में और ओ क्यू अपोजिट ऑर्डर में। सबको दिख रहा है? इसमें भी ट्रायंगल लगा दो, बिल्कुल आसान है। तो ओ एस और एस क्यू, इनका रिजल्टेंट ओ क्यू होगा, ओ एस और एस क्यू का रिजल्टेंट ओ क्यू होगा। तो ओ क्यू यह है बी वेक्टर, ओ एस बी, यह है ए वेक्टर। तो अभी बताओ, ओ क्यू यहां से आया ए प्लस बी, ओ क्यू ए प्लस बी आया, यहां से ओ क्यू क्या है बी प्लस ए, तो ओ क्यू ए प्लस बी भी है, बी प्लस ए भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होगा कि ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल है, ये प्रूव हो गया। ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसका मतलब ये होगा कि चाहे ए में बी ऐड करो चाहे बी में ए ऐड करो। मतलब क्या है इसका मतलब? ये कि चाहे ए में बी ऐड करो चाहे बी में ए ऐड करो, फाइनल रिजल्टेंट विल बी सेम, फाइनल रिजल्टेंट विल बी सेम। चाहे ए में बी ऐड करो चाहे बी में ए ऐड करो, फाइनल रिजल्टेंट विल बी सेम। ये मतलब इसका। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम आंसर देंगे, मतलब ये है। बट हमें ये याद रखना है क्योंकि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होती। इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, लॉ को फॉलो करती है, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है क्योंकि ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल है। बट वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती। तो एक तो याद रखना है कि ये इक्वल होते हैं, एक ये प्रूव भी करना आना चाहिए। स्कूल में जब जाओगे, स्कूल का अगर पेपर दोगे तो वहां ये टीचर पूछेगा कि प्रूव करके दिखा दोगे बराबर है। तो कुछ नहीं करना, एक बार नीचे वाले ट्रायंगल ले लो, उसे ओ क्यू निकालो, एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल ले लो, उसे ओ क्यू निकालो, तो उससे एक बार ओ क्यू निकालो, इससे ओ क्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा कि ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होते हैं। क्लियर? अब एक बच्चा ना बार बार मेरे से जेड शेप की बात कर रहा है। भाई जेड शेप से जो मैं समझा हूं वो मैं
तेरी बात को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं भाई। मुझे वैसे जेड शेप समझ नहीं आई। जेड शेप का मेरे ख्याल से मतलब तू ये कहना चाह रहा होगा एक वेक्टर यूं हो, एक वेक्टर यूं हो, एक वेक्टर यूं हो। एक बच्चे ने जेड शेप की बात की थी, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे को जो तेरी जेड शेप से समझ में आया वो कुछ यूं है कि एक वेक्टर यूं बना दें, एक वेक्टर यूं बना दें, एक वेक्टर यूं बना दें, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? तो बेटा रिजल्टेंट ये आएगा, फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक, ये रिजल्टेंट होगा। फर्स्ट की टेल से लास्ट के रिजल्टेंट तक। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई जेड शेप वगैरह कुछ नहीं होती। इनके रिजल्टेंट निकालने के तरीके बताऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे अभी 3 वेक्टर आए, ये 3 की बात ही चली आज, पॉलीगन पॉलीगन। अब कल जैसे मैं 3 के न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आपको रिजोल्यूशन आएगा, उसके बाद 3 या 4 5 कितने वेक्टर हो, चाहे उसकी जेड शेप बने, चाहे कोई और शेप बने, उन सबके रिजल्टेंट आ जाएंगे। बट पर्टिकुलर कोई जेड शेप के नाम से हम कुछ नहीं पढ़ते फिजिक्स में। कहीं भी नहीं देखोगे आपकी जेड शेप से कोई नाम आपको पढ़ा हो कभी आपने, वेक्टर में कोई भी मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वेक्टर की कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, चाहे उससे जेड बन जाए, चाहे एक्स बन जाए, कुछ बन जाए, उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम। तो चलो आज मैं यही डिस्कस यही छोड़ता हूं। कल मैं इसके 2-3 पॉइंट और डिस्कस करके और न्यूमेरिकल पर जाऊंगा। फिर कल साथ साथ वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम सीखांगे। आज हम